तो हाँ, वापस से एक मैं यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और इससे पहले तुम लोग मुझे वापस से गाली दो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो पिछली मानवा थी उसके जो चैप्टर्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। जो वहाँ पे 26 से 27 चैप्टर थे मैं सारे कवर कर चुका हूँ और अगर इन फ्यूचर उसके और चैप्टर्स आए तो मैं उसे जरूर कंटिन्यू करूंगा। पर अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी बर्थडे मना रहा होता है और वो अपना केक काटता है, थोड़ा सा टेस्ट करता है और उसे फेंक देता है कि यहाँ पे मैंने इसे 29 युआन का लिया था पर इसका जो टेस्ट है वो बहुत घटिया है। और वो अपनी वही केक की पिक्चर को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हुए कहता है कि काश बस एक इंसान मुझे यहाँ पे विश करने वाला होता जो मेरी यहाँ पे केयर भी करता। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, शायद से तुम्हारे साथ भी होता हो कि कोई हमारी केयर ही नहीं करता, लाइफ में कोई पूछने वाले नहीं है, हम बेशक मरे जिए कोई पूछता ही नहीं, पर हम लोग यहाँ पे ज्यादा इमोशनल नहीं होते। और हमारा मेन कैरेक्टर भी ऐसा ही कहता है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी जिंदगी में कम से कम एक इंसान तो हो मेरे से पूछने वाला कि यार तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया या नहीं, तुम्हें यहाँ पे कुछ चाहिए। पर नहीं, मेरे को तो गॉड ने यहाँ पे ऐसा कुछ देना ही नहीं। और पता नहीं मैंने यहाँ पे क्या पाप किए थे कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। पर इसी के बाद हम यहाँ पे किसी को भागता हुआ देखते हैं जिसके पीछे एक बड़ा सा बीस्ट लगा होता है। पर उसी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं खूबसूरत सी महिला को और ये महिला अपना शेटर्ड वॉइड यूज करके उस बीस्ट को अपने वॉइड के अंदर भेज देती है एक ही बारी के अंदर। और वहाँ पे जो लड़का होता है वो कह रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट कर चुका हूँ। और हाँ, ये हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है। पर वो जो महिला होती है वो उसके पीछे आके कहती है कि जियांग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम हमसे मत दूर जाया करो, तुम यहाँ पे खुले में भाग रहे थे, देखा कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे हुआ क्या। और वो उसे एक जोर की चमाट मारती है। पर जो अपना मेन कैरेक्टर जियांग होता है वो यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होके आ चुका हूँ और ये वर्ल्ड वैसा ही जैसा मैंने फैंटेसी नॉवेल्स के अंदर पढ़ा था। और इस वर्ल्ड को कहा जाता है स्टार डायमेंशनल कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड से ये है कि यहाँ पे एक इंटर डायमेंशनल गेट है जिसके उस पार यहाँ पे तुम्हें काफी अलग तरह के बिजार से क्रिएचर्स मिलेंगे और उनके पास भी अपनी यहाँ पे पावर्स होती है। पर उन्हीं के साथ यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस सी पावर आती है जिसे कहा जाता है स्टार फोर्स। और यहाँ पे काफी कम लकी लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पे इसकी एबिलिटी मिलती है और जो यहाँ पे अवेकन बनते हैं। और यहाँ पे एक अवेकनर के टैलेंट को मेजर किया जाता है उसके स्टार स्लॉट से कि उसके चार्ट के अंदर जितने ज्यादा स्लॉट्स होंगे उसकी यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो उतनी ही ज्यादा होगी। और जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ उसका नाम है जियांग शाओपी और ये भी यहाँ पे एक अवेकनर है पर काफी ज्यादा कमजोर क्योंकि इसके पास बस 9 स्टार के स्लॉट्स हैं। पर वो जो महिला होती है वो कहती है कि जियांग शाओ कब तक तुम इस बर्फ पे पड़े रहोगे। और उसे देख के अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इसी लड़की की वजह से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ और ये ओरिजिनल ओनर की स्टेप सिस्टर है और इसके पास 30 स्टार स्लॉट्स है तो इसे चूजन वन कहना गलत नहीं होगा। पर वह भी वहाँ पे एक और महिला आ जाती है जो कह रही होती है कि शू फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम ठीक तो हो ना। और उन दोनों को देख के जियांग शाओ कहता है कि मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये लड़की इसकी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम शिया यान है और ये यहाँ पे 28 स्टार अवेकनर है तो ये भी यहाँ पे काफी टैलेंटेड है। पर वो उसके पास आके कहती है कि तुम्हें पता भी है कि इंटर डायमेंशनल स्पेस के अंदर ऐसे खुले में भागना कितना खतरनाक हो सकता है और बस तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएगी। और ये सुन के अपना शाओ कहता है कि माफ करना मैं गलत था। यान कहती है कि बहुत अच्छे और तुम्हें पता भी है कि जब तुम वहां से भाग गए थे तो तुम्हारी बहन कितनी परेशान हो गई थी और अब से ऐसा मत करना। अपना शाओ भी कहता है कि ठीक है मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। पर फिर वो हमें बताता है कि शू ही यहाँ पे थी जो इसे ट्रेन करने के लिए स्कूल से पहले यहाँ पे लेके आई थी क्योंकि जब से ये यहाँ पे अवेकनर बना है वब से इसके अंदर काफी एरोगेंस आ चुका है और ये काफी लेजी बन चुका है। और जब ये लोग एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तो उसे देख के ये डर जाता है और वहां से भाग जाता है और यहाँ पे आ जाता है। और अगर इसकी बहन इसे सही टाइम पे बचाने नहीं आती तो ये अब मॉन्स्टर के पेट के अंदर होता। पर एक मिनट, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे बस एक को मारा है तो एक बचा हुआ है और वो यहाँ पे हमारे आस पास ही हो सकता है और वो भी वही वाला मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है जो देख के शाओ काफी डर जाता है और शू की तरफ भागता है। शू भी उसे पकड़ के साइड में करती है और अपनी डिसोलेट वाइंड को यूज करके उसे आसमानों में उड़ा देती है। और वो कहती है कि यान अब तुम्हारी भारी। यान भी कहती है कि मैं समझ गई और वो अपनी स्कोरिंग फ्लेम को यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। पर वो मॉन्स्टर उसे एक ही लाश से रोक लेता है और यान यहाँ पे क्लेम और यूजर होती है और वो मॉन्स्टर
उसे धिक्का दे के पीछे कर देता है, जो देख के यान कहती है कि ओहो, तो तुम यहाँ पे एक मोटी चमड़ी के मॉन्स्टर हो हाई लेवल के, पर जो भी हो तुम यहाँ पे एक स्नो के कीड़े ही हो, पर तुमने मेरे सामने टफ बनने की कोशिश की तो तुम मेरे से अब जिंदा बच के नहीं जाने वाले। और वो एक ही स्लैश के अंदर उसे 2 हिस्सों में कर देती, जो देख के शाओ कह रहा होता है कि बस 2 मूव्स के अंदर एक मॉन्स्टर का काम तमाम। और ये होती है यहाँ पे एक असली अवेकनर की पावर। और जो यान होती है वो हंसते हुए कहती है कि शो, हम दोनों का टीम वर्क यहाँ पे सबसे जबरदस्त है, पर एक मिनट, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ पे बहन भाई का ड्रामा बाद में कर लेना, हमें यहाँ पे काम है, चलो यहाँ पे साइड में हटो। और इससे पहले ब्लड की स्मेल से जो दूसरे व्हाइट घोस्ट है वो यहाँ पे आ जाए, हमें जल्दी से उसका स्टार बीट लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये सुन के शाह में बताता है कि स्टार बीट यहाँ पे इंटर डायमेंशनल क्रिएचर्स के अंदर पाया जाता है, जो कि उनकी एबिलिटी को पोजेस करता है। और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद अवेकनर के पास चांस होता है कि उसे वो टेक्निक मिल जाए जैसे कि इन दोनों को यहाँ पे मिली हुई है। पर जो यान होती है वो कहती है कि ओए फेलियर, जल्दी से यहाँ पे आओ और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कैसे क्रिएचर के अंदर चेक करते हैं कि उसका स्टार बीट कहाँ है। और एक चीज याद रखना, जो भी क्रिएचर हो, जिस भी फॉर्म के अंदर वो हो, उसके अंदर स्टार बीट होगा और स्टार बीट बस एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है। शाओ कहता है कि ब्रेन के अंदर। यान कहती है कि शुक्र है कि तुम्हें इतना पता है, वरना यह भी मुझे सिखाना पड़ता। पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे उसके स्कल के लिए एक शार्प टूल चाहिए होगा, क्योंकि उसका स्कल यहाँ पे काफी हार्ड होता है और तुम्हें एक सही सा एंगल लेके उसको फोर्सफुली ब्रेक करना पड़ेगा और उसे ओपन करना पड़ेगा। और उसके अंदर तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि स्टार बीट है या नहीं। पर अनलकीली इसके अंदर यहाँ पे कोई भी नहीं है, पर तुम जाके यहाँ पे दूसरे को चेक करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो कि उसके अंदर है या नहीं। और ये सुन के शाओ कहता है कि मैंने जिंदगी के अंदर एक मछली को नहीं काटा और ये मुझे सीधा बीस्ट काटने का कह रही है। पर एक बात है कि मैं थोड़ी देर पहले मौत के मुंह से वापस आया हूँ और अगर मेरे को इस जगह पे सरवाइव करना है तो मुझे इस चीज को हैंडल करना सीखना होगा। और ये बेचारा कर देता है जो इसे करना चाहिए था, पर बाद में से उल्टियां लग जाती, जो देख के यान कहती है कि इसके अंदर भी नहीं मिला। और वैसे भी यहाँ पे स्टार बीट काफी रेयर होते हैं और उसके अंदर से कोई टेक्निक मिलना उससे भी ज्यादा रेयर होता है। और कुछ लोग तो बस एक ही टेक्निक के लिए पूरी जिंदगी इन्हें फार्म करते रहते हैं। और अवेकनर होना काफी नहीं है, तुम्हें लक भी अच्छा खासा चाहिए होता है। शाओ कहता है कि हाँ, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। पर जो शू होती है वो ये सब देख के कह रही होती है कि ये बस मेरी क्या इमेजिनेशन है, या फिर शाओ यहाँ पे सच में काफी मैच्योर हो चुका है, या फिर मेरे ये पहले वाले थप्पड़ का असर है। और वैसे ये सच भी, जब तक हमारी मम्मा हमें नहीं मारते तब तक हम लोग यहाँ पे ऐसे सीधे नहीं होते। पर फिर वो कहती है कि शाओ, एक चीज मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, जब तुम पहले भाग गए थे ना तो हमें पहले वाले से ही स्टार बीट मिला था। और ये देख के शाओ हमें बताता है कि जो एक अवेकनर होता है उसके पास अगर 9 स्लॉट है तो हर एक स्लॉट के अंदर बस वो एक ही टेक्निक को रख सकता है, तो मैं यहाँ पे बस नो टेक्निक को रख सकता हूँ। और फिर वो जैसे ही उसे टच करता है तो वो वहां पे उसी स्टार बीट के अंदर चले जाता है, एक अलग ही स्पेस के अंदर, जहां पे जाके वो कहता है कि ये जगह कौन सी है। पर वह भी उसके सामने आ जाता है सिस्टम। और ये क्या है? इनर स्टार चार्ट विजन। क्या मैं अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुका हूँ? पर ये मेरे चीज सामने है क्या? क्या मुझे कोई टेक्निक मिली है क्या? पर सिस्टम से डिटेक्ट करता है और कहता है कि आपको इस घोस्ट व्हाइट शेमन के अंदर से 2 टेक्निक मिली है। पहली ब्लेसिंग है जो कि आपके टारगेट की लाइफ फोर्स को आराम आराम से रिकवर करेगी। दूसरी डिकॉय है जो कि आपके एनिमी के सामने एक इल्यूजन खड़ा करेगी जो कि उसे कंफ्यूज करेगा। तो क्या आप इन मर्ज करके एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? जो देख के शाओ कहता है कि मेरे पास यहाँ पे अपना इनर चार्ट विजन है जिसका अपना ही फंक्शन है और मेरे को यहाँ पे 2 टेक्निक मिली। यहाँ पे किसी को एक भी मुश्किल से मिलती है और मैं दोनों को यहाँ पे एक ही स्लॉट के अंदर मर्ज कर सकता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट है क्या। और वो यस को दबा देता है और वो भी वो जो स्टार बीट होता है वो टूट जाता है। जो देख के शूज से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई टेक्निक वगैरह मिली? शाओ बताने ही वाला होता है पर यान बीच में आगे कहती है कि शू, हमारे पास इस चीज के लिए टाइम नहीं है क्योंकि जो हंटिंग टीम है वो हमारी तरफ आ रही है और सामने से यहाँ पे एक अलग ही टीम आ रही होती है जिसके अंदर 3 से 4 लोग होते हैं। और वहाँ पे वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि कैप्टन, यहाँ पे जो व्हाइट शेमन है वो बिल्कुल प्रॉपरली ओपन हुआ है, तो क्या कोई एक्सप्लोरेशन टीम घूम रही है? और एक से तो पहले भी हम होते हुए आए, तो क्या ये कोई एक ही सेम टीम कर रही है? और अगर उन्हें एक के अंदर से भी स्टार बीट मिल गया ये तो हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। और इसे स्टार बीट छोड़ो, हमें व्हाइट शेमन के कप्स भी नहीं मिलेंगे। और कप्स का जितना मुझे मतलब पता है वो है बच्चे, और शायद से इन्हें व्हाइट शेमन के बच्चों की भी जरूरत है। और हम क्लैन हेड को जाके क्या मुंह दिखाएंगे कि हम यहाँ पे लाए क्या? उनका कैप्टन कहता है कि फिक्र मत करो और बस अलर्ट रहना और आसपास सर्च करते रहो, शायद से हमें कोई एक तो मिल जाएगा उनमें से। और बात रही स्टार बीट की, तो जैसे ही हमें वो टीम मिलेगी तो हम उससे उनके स्टार बीट यहाँ पे छीन के अपने पास रख लेंगे। सिंपल, इतना मुश्किल क्या है इसमें? और वो लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत सर्च वगैरह करके वहाँ से निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद वो तीनों वहाँ पे चैन की सांस लेते हैं और शाओ से पूछता
है कि ये लोग व्हाइट शेमन घोस्ट के स्टार बीट और बच्चे क्यों चुराना चाहते हैं। यान बताती है कि अबे बेवकूफ, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो व्हाइट घोस्ट शेमन है वो काफी रेयर होता है कंपेयर व्हाइट घोस्ट के, और वो यहाँ पे उनका एक तरह से क्लेन लीडर होता है और वो हर क्लेन के अंदर बस एक ही पाया जाता है। और उसके स्टार बीट के अंदर से मिलती है हमें हीलिंग टाइप की टेक्निक, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रेयर है। और जो रेगुलर व्हाइट घोस्ट होता है उसका बीट यहाँ पे 500 से 800 का बिकता है, पर उसका बिकता है यहाँ पे 2 लाख का। जो सुन के शाओमा पे काफी हैरान हो जाता है, पर शू कहती है कि एक और चीज, इंटर डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमें क्रिएचर से नहीं ह्यूमन से भी खतरा है, क्योंकि जो अवेकनर होता है उसके अंदर भी स्टार बीट होता है और एक अवेकनर का स्टार बीट एक क्रिएचर से ज्यादा ग्रेटर और ज्यादा बेहतर होता है। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें तो कोई टेक्निक वैसे मिली भी नहीं। पर ये सुन के शाओ काफी हैरान होता है कि मैं यहाँ पे चलता फिरता रिस्क पाल रहा हूँ और अब मुझे समझ आया कि हम लोग उनसे छुपे क्यों थे और किस तरह के वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों से खतरा है। पर जो शू होती है वो कहती है कि हम यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले अंधेरा हो जाए, क्योंकि हम दोनों का स्टार फोर्स काफी कम हो चुका है और हमें सप्लाईज भी चाहिए वहाँ पे जाके। और वो लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं, पर जाते जाते शू यह सोच रही होती है कि शाओ को जब से वो स्टार बीट दिया है वब से बेचारा काफी टेंशन में आ चुका है, शायद से इसे कोई टेक्निक वगैरह नहीं मिली होगी इसीलिए। और वो उसे कहती भी है कि फिक्र मत करो, अगर तुम्हें कोई टेक्निक नहीं मिली तुम्हें अपने ऊपर इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। पर अपना शाओ से कहता है कि बात ऐसी नहीं है, बात ये है कि मेरे को पता चल गया है कि मैं किस तरह इस वर्ल्ड के अंदर मारा जाऊंगा। पर ये बात इसने दिल के अंदर कही थी, पर वो भी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके सामने से कुछ आ रहा होता है जो कि वही व्हाइट घोस्ट होते हैं और वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं, जिन्हें देख के यान कहती है कि हमारे सामने 16 व्हाइट घोस्ट है, पर ये सब यहाँ पे एक साथ इतने ज्यादा कैसे आ सकते हैं। शू कहती है कि अगर ये लोग यहाँ पे ग्रुप के अंदर आए तो इसका मतलब कि इनकी क्लेन के अंदर एक व्हाइट घोस्ट शेमन भी है। शाह बोलता है कि व्हाइट घोस्ट शेमन काफी रेयर नहीं होता। यान कहती है कि वो रेयर तो होता है पर कभी भी व्हाइट घोस्ट यहाँ पे इतनी लार्ज स्केल के अंदर किसी ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं करते। हम यहाँ पे 2 से 3 को तो संभाल लेंगे पर इतने ज्यादा संभालना बहुत मुश्किल है। पर वो व्हाइट घोस्ट उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देख के अपनी यान यूज करती है स्कोरिंग फ्लेम और 1-2 को ऐसे ही उड़ा देती है। और जो शू होती है वो भी अपनी डिसोलेट वाइन यूज करके पहले उन्हें उड़ाती है और फिर अपने शेटर्ड वॉइड के अंदर घुसा देती है। पर पीछे ही एक यहाँ पे शाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे यहाँ पे शू देख लेती है और शाओ को बचाने के लिए वो अपनी कमर आगे कर देती है, जिसकी वजह से उसे उसका पंजा लग जाता है और वो घायल हो जाती है। जो देख के यान भी यहाँ पे काफी परेशान हो जाती है और जो शू होती है उसे वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। और ये देख के अपना शाओ कहता है कि 1 मिनट, मेरे को एक टेक्निक मिली थी ब्लेसिंग, मुझे वो यूज करनी चाहिए। और वो वैसा ही करता है, उसे यूज करता है अपने शू के ऊपर। और शू को अब यहाँ पे एक अलग सा फील हो रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि वो एक अलग ही दुनिया के अंदर आ चुकी है जहाँ पे उसे गरम गरम सा फील हो रहा होता है अपनी बॉडी के अंदर। और जो उसकी चोटें होती हैं वो भी हिल होने लग जाती है और जो उसकी बॉडी होती है वो भी यहाँ पे काफी गर्म और काफी हॉट हो जाती है। और अपनी जो शू होती है वो भी यही कहती है कि मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है ठंड के अंदर भी। और ये देख के शाओ कहता है कि शू तुम क्या ठीक हो, तुम्हें कैसा भी फील हो रहा है। पर वह भी वहाँ पे आ जाते हैं और व्हाइट घोस्ट जो कि उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देख के यहाँ पे शू उड़ती है और फाइट के लिए तैयार हो जाती है। और उसे देख के शाओ कह रहा होता है कि शू का ये स्टार्ट शॉट मेरे सामने क्या कर रहा है। पर जो शू होती है वो अपना शटर वो यूज करके एक व्हाइट घोस्ट को उसके अंदर डाल के खत्म ही कर देती है और अपने शाओ को यहाँ पे मिलता है एक किल स्किल पॉइंट। पर ये देख के शाओ कहता है कि स्किल पॉइंट ये वाला है क्या। यान उसके पास आके कहती है कि शू तुम ठीक तो हो ना। पर शू कहते हैं कि अभी हमें एनिमी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बातों का टाइम नहीं है। और उसके पास भी होती है फ्लेम की पावर और वो अपनी एक्सप्लोसिव फ्लेम यूज करके 2 को वहाँ पे ऐसे ही उड़ा देती है और कहती है कि हमारे स्टार फोर्स ज्यादा देर नहीं रहेगा तो हमें जल्दी से व्हाइट शेमन को ढूंढ के उसे सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। और थोड़ा सा ही दूर उनसे होता है व्हाइट शेमन जो कि वो दूसरे व्हाइट घोस्ट को हील कर रहा होता है साला। और ये अपने शाओ वाली टेक्निक को यूज कर रहा होता है ब्लेसिंग। और ये अपना शाओ भी नोटिस कर लेता है और कहता है कि व्हाइट शेमन यहाँ पे सबको हील कर रहा है और ये लोग तो ऐसे ही आते जाएंगे और हम इनसे लड़ते ही जाएंगे और ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होगी। और वो शू को कहता है कि अपनी वाइल्ड वाइन यूज करके मेरे को जल्दी से आसमानों के अंदर करो। और शू भी वैसा ही करती है, उसे आसमान के अंदर लेके जाती है जहाँ से अपना शाओ आराम से उसे देख लेता है और कहता है कि वो साला वहाँ पे छुपा हुआ है, जल्दी से उसके पास जाओ। जो सुन के वो तीनों उसकी तरफ वहाँ पे भागने लग जाते हैं और जो अपनी यान होती है वो यूज करती है अपने फ्लेम आर्क और वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर जैसे वो अटैक करती है तो वो नोटिस करती है कि ये नकली वाला है और इसने वही इल्यूजन की टेक्निक यूज की थी। जो अपना शाओ होता है वो कहता है कि असली वाला मेरे सामने तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और जो रियल वाला होता है वो अपने शाओ की तरफ भेज देता है व्हाइट घोस्ट को और ये देख के वो दोनों काफी परेशान हो जाती हैं। और वो जो व्हाइट घोस्ट होता है वो अपने शाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के वो
दोनों काफी हैरान हो जाती हैं, पर ये होता है अपने शाओ का डिकॉय जो वो दोनों समझ जाती हैं और कहती है कि शाओ के पास यहाँ पे व्हाइट शैमन की टेक्निक कैसे है। शू कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसकी मैंने जब टेक्निक देखी थी तो वो यहाँ पे ब्लेसिंग थी, और जो अपना शाओ होता है वो व्हाइट शैमन के पीछे आता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम ही यहाँ पे बस इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो, और वो अपनी नाइफ उठा के सीधा उस व्हाइट शैमन के ऊपर अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। सिस्टम भी कहता है कि आपने यहाँ पे एक व्हाइट शैमन को खत्म किया तो उसका आपको मिलता है कि स्किल पॉइंट, और इसे यहाँ पे एक बेसिक स्किल मिली होती है ड्रैगन मास्टरी। और जो व्हाइट शैमन का चेला होता है वो पहले अपने शाओ की तरफ गुस्से से देखता है, अपना शाओ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर ये देख के वहां से भाग जाता है कि भाई मेरे मुंह से निकल गई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता उस पागल की तरह। और ये देख के अपना शाओ भी चैन की सांस लेता है कि शुक्र है और लड़ना नहीं पड़ेगा। पर वो जो दोनों होती हैं वो उसके पास भागते हुए आती हैं और शू से पूछती है कि शाओ सबसे पहले मुझे समझाओ कि तुमने यहाँ पे किया क्या। शाओ कहता है कि पर सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। और ऐसे ही करते करते वहाँ पे रात हो जाती है और वो लोग एक जगह कैंप लगा के बैठ जाते हैं। और सारा मामला सुन के अपनी शू कहती है कि तो तुम्हारे पास 1 स्टार डुअल स्किल्स है और जो तुम्हारी पहली स्किल है वही सबसे ज्यादा रेयर है। और वो काफी उदास होती है, जो देख के अपना शाओ कह रहा होता है कि ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, ऐसे तो खुश होना चाहिए था ना। यान कहती है कि शाओ तुम्हें पता भी है कि एक मेडिकल टाइप का अवेकनर होना क्या है, क्योंकि यहाँ पे हर अवेकनर की अलग अलग कैटेगरी होती है, और अगर यहाँ पे एक मेडिकल अवेकनर यहाँ पे लो ग्रेड का भी हो तब भी उसके पास चांसेस होते हैं आगे जाके एक हाई लेवल का बनने के। और जो हम दोनों हैं, हम दोनों यहाँ पे वायलेंस टाइप की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो भी हो जाए हम लोग कभी भी मेडिकल स्किल के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो यहाँ पे हजारों में से एक को मिलती है। शाओ कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, तो मुझे यहाँ पे खुश होना चाहिए। शू कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। जो नेचुरल रेगुलेंस है वो यहाँ पे रिक्वायर करती है हर एक टीम के अंदर 4 बंदे, और उनमें से अगर एक मेडिकल का होगा तो ये बहुत अच्छा होगा उस टीम के लिए। और उसी एक ही बंदे पे आ जाता है पूरी टीम की एंड्योरेंस और सर्वाइवल का मामला। और बेशक उसके पास यहाँ पे एक ही क्यों ना टेक्निक हो उसके पूरे स्टार्ट चार्ट के अंदर, पर वो यहाँ पे सबसे बेहतरीन अवेकन होगा। और ये सुन के शाओ कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, मैं कमजोर हूँ पर फिर भी मैं एक मेडिकल अवेकनर बन गया, और मेडिकल अवेकनर बनना यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो हमें एक टूल की तरह यूज करेगी और हमें फोर्सफुली डेंजरस मिशन के ऊपर भेजेगी। शू कहती है कि ठीक है तो फैसला हो गया, यहाँ से जाने के बाद तुम स्कूल को नॉर्मली अटेंड करोगे और ग्रेजुएशन के बाद तुम यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जाकर डॉक्टर बनोगे। जो सुन के अपना शाओ काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे फाइट वगैरह करूंगा टीम के अंदर रह के, मैं यहाँ पे मोस्टर को मारूंगा और पावरफुल अवेकनर बनने के पाथ पे चलूंगा, पर ये तो मुझे डॉक्टरी के पाथ पे लेके जा रही है, ये क्या मजाक है। और ये सुन के यान भी गुस्से में कहती है कि शू यहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और ये शाओ का फ्यूचर है तो उसे यहाँ पे डिसीजन लेने दो कि उसने किस पाथ पे चलना है। जो सुन के अपनी शू भी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, और मैं बस इसके लिए परेशान थी तो मैंने इसीलिए पूछा और ज्यादा कुछ नहीं। और जो अपना शाह होता है वो भी कहता है कि वैसे तो अभी मैं 16 साल का हूँ तो इतना हमें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यान भी कहती है कि हाँ ठीक का, अभी हमारे पास बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है, और चलो शू सोने का टाइम हो चुका है तो हम जाके सोते हैं, और शाओ तुम भी जाके सो जाओ क्योंकि कल सुबह से तुम्हारी ट्रेनिंग वापस से कंटिन्यू होने वाली है। शाओ भी कहता है कि हाँ मैं अभी जाके सोता हूँ, और अपना लोंडा बहुत खुश होता है क्योंकि इससे वो लोग मिल चुके हैं जो कि अब इसकी केयर करते हैं। और ऐसे ही करके अगले दिन हो जाता है, और जो यान होती है वो कह रही होती है कि शाओ तुम फिक्र मत करो क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट हो। और अभी शाओ के सामने होता है वही बड़े वाला व्हाइट घोस्ट, जिसे देख के शाओ काफी घबरा रहा होता है। पर यान कहती है कि बस आधा मिनट, अगर तुमने आधा मिनट होल्ड कर लिया तो तुम्हें मैं रिवॉर्ड के तौर पर एक हॉट कप ऑफ टी दूंगी। और अपना शाओ भी कहता है कि हाँ ठीक है, पर वो जो बीस्ट होता है मतलब वही व्हाइट घोस्ट, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अपना शाओ इल्यूजन क्रिएट करके उससे बचने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे मुंह पे एक स्कार लग जाता है, पर वो जो व्हाइट घोस्ट होता है वो वापस से उसकी तरफ बढ़ता है, जो देख के अपना शाओ यहाँ पे उसको अपने हाथों से ब्लॉक करता है। और इस बार इसने एज़ोर फ्लैश यूज किया होता है जिसका अभी तक हमें बताया नहीं गया। और वहीं पर जो यान होती है वो कह रही होती है कि शू तुमने यहाँ पे शाओ को ऐसी वो व्हाइट घोस्ट स्टार पल दे दी सुबह सुबह उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, और तुम्हें पता है कि लैंड्स ऑफ बाईजियांग के अंदर घोस्ट स्टार पल से बेहतरीन फाउंडेशन स्टार स्किल तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती। अपनी शू कहती है कि मैंने उसे इसीलिए दी कि उसके पास बस 9 ही स्लॉट्स हैं। यान कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम उसके स्लॉट्स को यहाँ पे एडवांस स्किल से भरना चाहते हो, पर तुम इस चीज को प्रैक्टिकली भी देखो। बाईजियांग के अंदर जब वो इस इन्वायरमेंट के अंदर आएगा तो आगे आने वाले सालों के अंदर जो डायमेंशनल क्रिएचर्स को वो इनकाउंटर करेगा वो ज्यादातर व्हाइट घोस्ट होंगे, और उसके लिए हमें यहाँ पे उसकी जरा कॉम्बैक के अंदर थोड़े से लूजेस करने पड़ेंगे, और जो उसकी अपर लिमिट है स्टार पावर हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा कि आने वाले सालों के
अंदर वो इसे हैंडल कर पाए, और बेशक उसे ये स्किल चाहिए या नहीं पर उसे ये लेनी पड़ेगी। पर वहीं पर सिस्टम शाओ को कहता है कि आपको एज़ोर फ्लैश मिल चुका है, जो कि यहाँ पे एक पावरफुल स्ट्राइक है आपके एनिमी के लिए, और वो आपके डैमेज के साथ साथ जो यहाँ पे नॉकबैक होगा ना आपका, उसे भी बढ़ाएगा। और ये एक ब्रॉन्ज क्वालिटी की स्किल है, तो आप इसको बाद में जाके अपग्रेड कर सकते हैं। और जो शाह होता है उस व्हाइट घोस्ट के अटैक को ब्लॉक करके वापस से पीछे आता है और अपने पीछे से एक पल निकालते हुए कहता है कि आज सुबह सुबह शू ने मेरे को ये पल दी थी कि मैं इसे एब्जॉर्ब कर लूं, पर उससे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि जो स्किल पॉइंट मेरे को मिले मेरे इंटरनल चार्ट के अंदर उनका काम क्या है। और मुझे सिस्टम से ही पता चला कि अगर मेरे को अपनी स्टार पावर और बेसिक टेक्निक को अपग्रेड करना है तो उसके लिए मेरे को अपनी कल्टीवेशन या स्किल पॉइंट को यूज करना पड़ेगा, और अगर मेरे को अपनी स्टार स्किल को अपग्रेड करना है तो उसके लिए मेरे को स्टार पल या स्किल पॉइंट का ही यूज करना पड़ेगा। और मेरे पास बस 2 पॉइंट है, तो मैं इन्हें सही से यूज करना चाहता हूँ। पर जो इस वर्ल्ड का रूल है वो ये है कि अगर एक बंदे का स्टार स्लॉट भर जाता है तो वो उसे कभी भी चेंज या अपग्रेड नहीं कर सकता, पर मेरे केस के अंदर अलग है, मैं उसे इनफिनाइटली इवॉल्व कर सकता हूँ। और अभी मेरे एक स्लॉट के अंदर 2 स्किल्स पड़ी हुई है, और अगर मैंने अपग्रेड करना चाहता हूँ ब्रॉन्ज से सिल्वर तो मेरे को ब्रॉन्ज ग्रेड के 10 स्टार पल चाहिए होंगे, और अगर मेरे को गोल्ड पे जाना है तो मुझे 100 चाहिए होंगे, और ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे आगे जाके। और एक बात है कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी दूंगा तो मेरे को और अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और यही सब इसका कॉन्सेप्ट है। और वो उस पल को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिस्टम भी उसे डिटेक्ट करके बोलता है कि आपका जो एज़ूर फ्लैश है वो लेवल 10 पे जा चुका है और एंड्योरेंस भी लेवल 10 पे जा चुकी है, और ये दोनों अभी सिल्वर ग्रेड के हो चुके हैं। पर इतने में ही वो व्हाइट घोस्ट वापस उसके ऊपर अटैक कर देता है, और शाओ भी यहाँ पे रेडी हो जाता है क्योंकि वो अपनी एज़ूर फ्लैश यहाँ पे यूज करने वाला है। पर ये देख के वो दोनों काफी परेशान हो जाती है और उसे रास्ते से हटने का खेरी होती है, पर शाओ ऐसा नहीं करता और एक रख के मुक्का मारता है यानी कि फ्लैश, और उसकी वजह से व्हाइट घोस्ट सीधा पीछे जाता है। और इतने में यान अपनी स्वॉर्ड भी उसकी तरफ मारते और उसे खत्म कर देती है, और शू चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से शाओ मेरे को अपना स्टार चार्ट दिखाओ। शाओ भी उन्हें चुपचाप दिखा देता है और कहता है कि जब तुमने मुझे सुबह वो व्हाइट घोस्ट शेमन की स्टार पल दी थी तो उसे मैंने एब्जॉर्ब करके अपनी स्टार स्किल की क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया था। और एक और बात, जो मेरा यहाँ पे दूसरा स्लॉट है वो भी यहाँ पे डुअल स्किल वाला है, और वैसे भी ये दोनों मेरी काफी क्लोज है, तो मुझे इन दोनों को ये बता देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में जाके शायद से मेरी काफी हेल्प करें। और मुझे पता है कि मेरे को ऐसे सबके सामने से रिवील नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी शॉकिंग चीज है, पर मैंने ये तुम्हें इसलिए बताया कि तुम दोनों मेरी काफी क्लोज हो। पर ये सुन के वो दोनों काफी शौक होती है, और जो शू होती है वो कहती है कि शाओ मुझे माफ करना, एक चीज है जो मुझे तुमसे कभी भी नहीं छुपानी चाहिए थी। शाओ कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या कहना चाहती हो। शू कहती है कि वर्ड शटर स्किल हमारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। अपना शाओ कहता है कि अच्छा वो जो मॉन्स्टर को यहाँ पे खा जाती है, और तुम्हें इसके ऊपर माफी मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम उसे एब्जॉर्ब करो या मैं करूँ एक ही बात है, और हम दोनों भी एक ही पेरेंट्स के बच्चे हो, और तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम उस स्किल को और अच्छे तरीके से यूज कर सकती हो। और अगर सच बताऊं तो वो मेरे यहाँ पे काम की भी नहीं है। शू कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पिछले 2 दिनों के अंदर तुम यहाँ पे सक्सेसफुली व्हाइट घोस्ट शेमन के और व्हाइट घोस्ट दोनों के स्टार बल को एब्जॉर्ब कर पाए, और तुम्हारे को यहाँ पे एक ऐसी स्किल मिली है जो कि डुअल स्किल है एक स्टार के अंदर, जिनकी क्वालिटी को तुम यहाँ पे इम्प्रूव भी कर सकते हो, तो इसीलिए वो गोल्ड स्किल तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। जो सुन के अपना शाओ सोच रहा होता है कि ये दिखने में काफी मेच्योर दिखती है पर इसकी बातें मेरा सर घुमा देती हैं, क्या करूं इस लड़की का। और वो उसे कहता भी है कि मेरे को सारा क्रेडिट देना बंद करो, मैं नहीं झेल सकता इतना सारा। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार पावर लेवल की भी लिमिट्स होती है कि हम एक हद तक की स्टार क्वालिटी की स्किल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और तुम्हारे जैसा हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और अगर तुम वो मुझे दे भी देती तो मेरे लिए इम्पॉसिबल होता उसे एब्जॉर्ब करना, क्योंकि मैं एक स्टार 10 स्टेज का अवेकनर हूँ और मैं यहाँ पे कोई गोल्ड क्वालिटी की स्टार स्किल को यूज नहीं कर सकता। और सेकेंडली चलो मैं किसी तरह उसे एब्जॉर्ब कर लेता तो मैं उसे कभी यूज भी नहीं कर पाता क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, और मैं एक सिल्वर क्वालिटी की एज़ूर फ्लैश को यूज करके आधा खाली हो चुका हूँ, मेरी आधी स्टार पावर जा चुकी है। और चलो मान लेते हैं कि मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया और मैंने उसे किसी तरह फाइट के अंदर यूज कर लिया, तो मैं बिल्कुल खाली होता, मैं मौत का इंतजार कर रहा होता फाइट के बीच में बैठ के, तो तुम लोग यहाँ पे क्या करती, किसको बचाती, कहाँ जाती। और वो दिल दिल में कहता है कि ये जो ओरिजिनल ओनर था ये साला काफी हरामी था, जिसकी वजह से इसकी बहन को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा कि वो इसे प्रोटेक्ट कर पाए, पर अब मुझे यहाँ पे इन सब चीजों को सेटल करना पड़ेगा। और वो उसे कहता है कि देखो शू, जो तुमने यहाँ पे क्या वो बिल्कुल राइट चॉइस थी। जो सुन के अपनी शू कहती है कि शाओ भी तुम यहाँ पे कितने अच्छे हो चुके हो। अपना शाओ भी कहता है कि देखा ना मैं यहाँ पे कितना इंटेलिजेंट हूँ, और तुम्हें एक बेसिक सा कॉमन सेंस नहीं पता यार। और अब तो तुम दोनों मानती हो ना कि मैं यहाँ पे सच में काफी क्लेवर, काफी इंटेलिजेंट, काफी ब्रिलियंट और काफी रिसोर्सफुल हूँ। और ये सुन के जो अपनी यान होती है उसे आती अपने कंधे में लेती है और कहती है कि शाओ तुम सच में यहाँ पे काफी ग्रो अप हो चुके हो। और उससे पूछती है कि तो तुम मुझे ये
बताओ कि तुम्हारी जो स्टार स्किल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोई लिमिट है या बस वो इम्प्रूव होती रहेगी। अपना शाह बताता है कि उसकी यहाँ पे जितना मुझे पता है कि कोई लिमिट नहीं है अभी तक, और उसे मैं अपनी ट्रेनिंग और स्टार पल्स जो कि सेम टाइप की होगी उससे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जो सुन के यान कहती है कि तो सुन के ऐसा लगता है कि तुम्हें स्टार स्किल को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें अपनी स्टार पावर को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर तुमने बस स्टार स्किल को इम्प्रूव किया तो वो यूजलेस होगा, है ना। और वैसे मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं पैसे वगैरह यूज करके तुम्हारे स्टार स्किल को एक अच्छे लेवल तक लेके चले जाऊंगी, पर अभी इसका कोई फायदा नहीं। अपना शाह भी कह रहा होता है कि ये लड़की कितनी अमीर है। यान कहती है कि एक और बात, जो तुम्हारे स्किल है वो किसी ट्रेजर से कम नहीं, तो तुम्हें ऐसे ही उसे एक्सपोज नहीं करना पड़ेगा। उसे कवर करने के लिए तुम्हें यहाँ पे कुछ एक्सक्यूजेस भी बनाने पड़ेंगे, और जब तुम स्कूल के अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एक अवेकनर स्क्वाड को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो स्क्वाड तुम्हारी हाई स्कूल से कॉलेज तक मदद करती रहेगी और इन्हीं के साथ तुम मिशन पे जाओगे। और अगर तुमने रॉन्ग टीममेट्स चूज किया तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा काम तमाम। और ये सुन के शाह कहता है कि कैसा हो कि मैं तुम्हारे स्क्वाड को डायरेक्टली ज्वाइन कर लूं। जो सुन के वो दोनों बिल्कुल चुप हो जाती है। शाह पूछता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया। वो दोनों कोई जवाब नहीं देती है, पर यान कहती है कि हाँ तुमने तो ठीक कहा, मैंने इस चीज के बारे में पहले सोचा क्यों नहीं। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है, और जो यान होती है वो कह रही होती है कि शाह जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि उस वर्ल्ड के अंदर, हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर तुम्हें यहाँ पे एक रिलायबल टीममेट्स चाहिए होंगे, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरह का तुम्हारे पास टैलेंट है उससे तुम अपना एक अच्छा नाम बना सकते हो इस दुनिया के अंदर, और तुम्हें हम नहीं रोक सकते अपनी स्टार क्वालिटी को इम्प्रूव करने से और स्टार स्किल को, पर हमें डर है कि वो यहाँ पे किसी तरह एक्सपोज ना हो जाए। तो इसीलिए मेरे पास एक मस्त सा प्लान है कि कैसा हो कि हम तुम्हें यहाँ पे पूरा हाई स्कूल स्किप करा दे और सीधा अपनी स्क्वाड के अंदर ज्वाइन करवा लें, और तुम्हें सीनियर ईयर के अंदर भेज दें, और यूनिवर्सिटी के अंदर आके तुम अपने को एक पूरी शेप के अंदर ला सकते हो और एक पावर हाउस बन सकते हो। और सेमी टाइम के अंदर तुम हमारे स्क्वाड के अंदर रह के एक मेडिकल टाइप के टीममेट का काम कर सकते हो और हमारे मिशंस में हमारे साथ आ सकते हो। और इसीलिए तुम्हारी यहाँ पे एबिलिटीज भी प्रोटेक्ट रहेंगे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ग्रोथ के अंदर। और जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं कर जाते तब तक हम ही तुम्हारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलायबल सपोर्ट्स होंगे। और बात रही इसकी हाई क्वालिटी की स्टार स्किल की, तो हम स्कूल के अंदर ये कहेंगे कि ये इसके पेरेंट्स की है जो कि इसके लिए छोड़ के गए थे। और ये सुन के शू भी कहती है कि हाँ यान ने बिल्कुल ठीक कहा, और हम वब तक तुम्हारी सच्चाई वर्ल्ड के सामने रिवील नहीं करेंगे जब तक तुम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते। अपनी यान भी कहती है कि और बात रही यहाँ पे व्हाइट खोस स्टार शेमन के फल्स की, तो वो मैं अपने पैसों से खरीद लूंगी और तुम्हारी स्टार स्किल को मैं ही इंप्रूव कराऊंगी अपने पैसों से। और उसके लिए तुम यहाँ पे टेंशन बिल्कुल मत लेना। जो सुन के अपना शाह कहता है कि क्या मैं सच में तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ, सच में ये सब कुछ सेटल हो चुका है और अब मजा आएगा ना, मैं इनका ऑफिशियली मेंबर स्क्वाड बन चुका हूँ। पर यान कहते हैं कि ना इतना आसान ये नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी फुल है। जो सुन के शाह कहता है कि क्या कह रही हो तुम, और इतने सारे सपने दिखाने के बाद तुम यहाँ पे कह रही हो कि तुम्हारी टीम फुल है, ये किस तरह का मजाक है। यान कहती है कि अभी तक मैंने बात पूरी नहीं की। एक लड़का जो कि तुम्हारी सिस्टर के पीछे पड़ा हुआ है जिसका नाम है गाओ जुन वी, और वो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है और वो भी हमारी तरह कॉम्बैक्ट अवेकन है, पर वो यहाँ पे काफी एरोगेंट और काफी सेल्फिश भी है। और एक बार हाई स्कूल के कंपटीशन के अंदर जब हम लोग डायमेंशनल स्पेस के अंदर थे तो उसने हमें फाइट के बीच में छोड़ के हमारे एक टीममेट को मरने के लिए छोड़ दिया था, पर वो किसी तरह बच गया था। और ये दोनों ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज के साथ आते हैं, तो इन दोनों की प्राइड की वजह से हम दोनों इनके कॉन्फ्लिक्ट के अंदर फंसे गए और हम लोग ही दब गए। और अब हम लोग किसी मिशन पे भी नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते और हम लोग बस नाम की ही टीम है। पर मैंने ये सोचा है कि अगर हम तुम्हारे स्ट्रेंथ को यहाँ पे इम्प्रूव कर देंगे और तुम्हें एक रेयर हीलिंग अवेकन बना देंगे तो उसके बाद तुम उनमें से एक से रिप्लेस हो सकते हो। पर ओरिजिनली हम दोनों ने ये फैसला किया था कि हम दोनों टीम को छोड़ देंगे, पर इसकी भी यहाँ पे कॉस्ट काफी ज्यादा है क्योंकि हमें स्कूल के अंदर कोई भी एक ऐसा क्लासमेट नहीं मिलने वाला जो कि उनकी तरह स्ट्रॉन्ग हो। और वैसे भी हम सब यहाँ पे 2 सालों से साथ है, तो इसीलिए हमें इनकी तरह कोई टीममेट नहीं मिलने वाला। और मैं कोई यहाँ पे ऑर्डिनरी बंदे की बात नहीं करी, एक टॉप टायर के अवेकन की बात कर रही हूँ, हमारी तरह स्ट्रॉन्ग हो वो। पर चलो हम किसी तरह टीम को यहाँ पे लीव भी कर देते तो उसके बाद हमें उन दोनों की फैमिली के ऊपर से प्रेशर आएगा और हम दोनों उनके गुस्से के तले दबे जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे कॉलेज के अंदर रैंकिंग है वो भी यहाँ पे बहुत खराब हो जाएगी। और वो जो गाँव है वो तुम्हारी सिस्टर को काफी घटिया तरीकों से प्रेशर करते रहता है, काफी डिस्गस्टिंग मैसेज भेजता रहता है। मैंने उससे यहाँ पे 1 साल से ब्लॉक तो किया हुआ है, पर वो हमेशा अलग अलग तरीके ढूंढता है हमें तंग करने के और हमें प्रेशराइज करने के, और इसीलिए उसके ऊपर कोई तरीका काम ही नहीं करता। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हम यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये करेंगे कि हम उनमें से एक को खत्म कर देंगे और तुम्हें उसकी जगह रिप्लेस करेंगे, और हम यहाँ पे निकालने वाले अपनी टीम से गाँव को। और
बात रही स्कूल की, तो उसका रास्ता मैं यहाँ पे साफ करा दूंगी और मैं तुम्हें डायरेक्ट सीनियर ईयर हाई स्कूल के अंदर लेके आ जाऊंगी, यानी कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर। जो सुन के अपना जो शाव होता है वो थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है। जो सुन के शू कहती है कि तुम्हें इतना प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है और अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम ना करो। यान भी कहती है कि हाँ वैसे भी तुम अभी अभी जरा मेच्योर होना शुरू हुए तो हम तुम्हें इतना हार्ड नहीं पुश करना चाहते। पर अपना जो शाव होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ये करूंगा किसी भी हाल में, और बस इसीलिए नहीं कि तुम दोनों आराम से ग्रेजुएट हो पाओ, इसलिए भी कि मैं इस खतरनाक से वर्ल्ड के अंदर किसी तरह सरवाइव कर पाऊं और जो भी हो जाए मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ किसी भी हाल के अंदर। जो सुन के अपनी शो भी खुश हो जाती है। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना लोंडा ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसने सक्सेसफुली खुद ही यहाँ पे एक व्हाइट घोस्ट को मार दिया होता है जिसका उसे स्किल पॉइंट में मिल जाता है। और वो भी यही कहता है कि आज मैंने खुद ही अकेले ही एक व्हाइट घोस्ट को खत्म किया अपने ही बलबूते पे, जो कि मेरे लिए काफी अच्छी अचीवमेंट है। पर जो यान होती है उसके पास आके कहती है कि अच्छा किया तुमने, पर क्या तुम्हारे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्टार पावर बची? मेरे को काफी ठंड लग रही है। शाओ भी कहता है कि मेरी हीलिंग स्किल यहाँ पे किसी को गर्माहट देने के लिए नहीं है, पर फिर भी तुम्हें मैं दे ही देता हूँ। और वो अपनी वही ब्लेसिंग को यूज करता है जिससे अपनी यान को बहुत अच्छा फील होता है। शू कहती है कि बस हमारे पास एक हफ्ता पड़ा हुआ है, उसके बाद हम इस स्नोफील्ड को छोड़ के चले जाएंगे और जो यान है उसने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी तैयार करके रखी हुई है। और बात रही यहाँ पे घोष शेमन के स्टार पल की, तो हम उन्हें भी कलेक्ट करेंगे इन कुछ दिनों के अंदर। शाओ कहता है कि हाँ मैं समझ गया, पर वह भी वहाँ पे एक फ्लेयर गन शूट होती है जो देख के शू कहती है कि ये यहाँ पे नहीं हो सकता, ये यहाँ पे एक फ्लेयर गन का सिग्नल है, कोई हमारी मदद मांग रहा है और वो लोग हमारी एरिया के अंदर है, तो सब लोग अलर्ट हो जाओ। शाओ कहता है कि हमें जाके देखना चाहिए। शू कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये फ्लेयर गन फायर हुई है गार्डियन टीम की तरफ से जो कि हमारी एरिया के अंदर है और ये ऑर्डिनरी एक्सप्लोरर्स के लिए होती है कि वो लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाएं। और इसका मतलब ये भी है कि हमारी तरफ बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। और वहीं पर जो व्हाइट घोस्ट होते हैं ना, वो उसी टीम के पीछे लगे होते हैं और उन्होंने उनका बच्चा वहां पे चुरा लिया होता है। और बच्चे चोरों के साथ तो यही होता है वैसे। और उन्हें शू भी देख लेती है और वो कहती है कि वो लोग सीधा हमारी तरफ आ रहे, तो हमें कोई सेफ स्पॉट अपने लिए ढूंढना पड़ेगा। और वहां पे वो जो उनकी टीम का बंदा होता है वो कह रहा होता है कि कैप्टन हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, जब तक हमारी यहाँ पे कोई हेल्प आएगी तब तक हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी और जो मेरी स्टार पावर है वो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो सुन के उसका कैप्टन वहां पे यूज करता है अपने एक्सप्लोजिव फ्लेम और एक को उड़ा देता है। और वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं वापस जाके क्लैन लीडर को रिपोर्ट करूंगा कि तुम अपनी ड्यूटी के अंदर मारे गए बहुत ही अच्छे तरीके से। जो सुन के वो वहां पे उनसे अभी भी हेल्प मांग रहा होता है, पर वो व्हाइट घोस्ट के हाथों के अंदर आ जाता है और ये सब वो लोग भी छुप के देख रहे होते हैं। और शाओ कहता है कि यहाँ पे इतने सारे व्हाइट घोस्ट कर क्या आ रहे हैं, ये तो उनकी पूरी परेड आ चुकी है। जो शू होती है वो कहती है कि ये वही ग्रुप है जिससे हम लोग पहले छुपे थे और इन्होंने वही किया जिस चीज का डर था, उनका बच्चा चुरा लिया। शाओ कहता है कि तो हमें क्या करना चाहिए? शू कहती है कि इंतजार, अगर यहाँ पे इतने सारे व्हाइट घोस्ट है तो इनके हिसाब से यहाँ पे 2 तो व्हाइट घोस्ट शेमन होने चाहिए इनकी क्लेन के अंदर और वो हमारे आस पास ही होंगी और उनसे हमें 2 व्हाइट शेमन पल्स मिल सकती हैं। और ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लाइफ में बस एक ही बार आती है। और यान अब तुम्हारी बारी, जल्दी से उनके ऊपर अटैक करो। और ये सुन के यान सीधा जाके उस शेमन के ऊपर अटैक करती है, पर वो जो व्हाइट घोस्ट होता है उसका अटैक रोक लेता है और वो सीधा यान को पेड़ में मारता है, जो देख के शाओ काफी परेशान हो जाता है और वो अपनी रेप्लिनेस स्टार पावर यूज करता है। ये एक क्रिस्टल होता है जिसे यूज करके शायद से तुम अपनी स्टार पावर को रिकवर कर सकते हो। और वो ब्लेसिंग यूज करके यान को वापस से रिकवर कर देता है और यान भी अलग ही तरीके से कह रही होती है कि ये फीलिंग, यही तो फीलिंग थी जो मुझे चाहिए थी और अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और अब मैं तैयार हूँ यहाँ पे फाइट के लिए। पर इतने में ही उसकी तरफ एक व्हाइट घोस्ट बढ़ता है, पर वो सुपर स्पीड में जाके उसे ही काट देती, जो देख के शाओ काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये ब्लेसिंग तो एक एस्टेरॉइड की तरह काम कर रही है और इसकी वजह से ये यहाँ पे बिल्कुल एक पावर हाउस बन चुकी है और ये पागलों की तरह मार रही है। पर शायद से मेरी ब्लेसिंग यहाँ पे थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी क्योंकि मैंने ज्यादा उसी के ऊपर फोकस किया कि उसे कोई चोट वोट ना लगे। वो भी कहती है कि हाँ, यहाँ पे एक हिलर टाइप का वैगन अपनी टीम में होने के बाद वो जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है, पर हम लोग सब कुछ उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते। मैं जाके दूसरे व्हाइट शेमन घोस्ट को संभालती हूँ, तुम हम दोनों का बैग यहाँ पे संभालना। और वो चली जाती है उससे फाइट करने, पर इतने में हमारे शाओ की तरफ बढ़ता है एक व्हाइट घोस्ट जो कि उसके ऊपर अटैक करता है, पर अपना शाओ यूज करता है अपना डिकॉय और वो साइड से आके उस व्हाइट घोस्ट को खत्म कर देता है। और सच में अपना शाओ अभी काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, पर वो देख के कहता है कि एक मिनट, अगर मेरे टीममेट भी यहाँ पे व्हाइट घोस्ट को खत्म करें तो फिर भी मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, ये चीज कमाल की। और यान उसके पास आके कहती है कि शाओ मुझे काफी ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे वापस से वार्म अप कर सकते हो? शाओ उसे गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पे कोई मशीन नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे बस गरमाइश देता रहूं, यार कहीं और जाके कर लो, मेरे पास स्टार पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पर इतने
इतने में ही व्हाइट घोस्ट शेमन वहां से भागने लगता है, जो देख के शाओ कहता है कि जल्दी से उसे कोई रोको। यान भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर एक पत्थर से टकरा के वो नीचे गिर जाती है। शू कहती है कि बस थोड़ा सा और वो मेरे नजदीक होती तो मैं किसी तरह उन्हें वाइल्ड वाइंड से यहाँ पे पकड़ लेती। और जो शाह होता है वो ये सोच रहा होता है कि मैं इन्हें किस तरह यहाँ पे स्लो कर सकता हूँ, कोई तरीका हो सकता है क्या। पर हाँ, जैसा इन्होंने कहा था कि जो मेरी ब्लेसिंग है वो कोई ऑर्डिनरी ब्लेसिंग नहीं, वो सबसे डिफरेंट है। वो यहाँ पे इनको हील नहीं करती, वो यहाँ पे इन्हें कंफर्टेबल सा भी फील कराती है, तो मैं इसे इस केस के अंदर यूज कर सकता हूँ। और वो वैसा ही करता है जिसके ऊपर व्हाइट घोस्ट शेमन राइड कर रहा होता है, उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग को यूज करता है, जिससे वो क्रिएचर कहता है कि ओह कैप्टन मेरे को मजा आ रहा है। जो देख के व्हाइट घोस्ट शेमन परेशान हो जाता है कि इसे क्या हुआ, ये क्या करने वाला मेरे साथ। और इस चीज का फायदा उठाती है अपनी शू और अपनी वाइल्ड वाइंड और अपनी एक्सप्लोसिव फायर को यूज करके उन्हें वह भी खत्म कर देती है। और जो उन तीनों का काम होता है वो वहाँ पे तमाम हो जाता है। और यान भी कहती है कि शाह तुम काफी क्लेवर बन चुके, तुमने अपनी ब्लेसिंग को एक पोइजन की तरह उनके ऊपर यूज किया। पर जो शू होती है उस पर गुस्सा होती है और उसे टपली मारती है। अपनी यान भी कहती है कि माफ करना, वापस मैं वो नहीं करूंगी जो मैंने किया। शू जाके उस बंदे को चेक करती है और वो कहती है कि ये मर चुका है, इसका काम तमाम हो चुका है। और जो यान होती है वो कहती है कि ये लो लकी बॉय, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक स्टार शेमन की पल, और जल्दी से इसे एब्जॉर्ब कर लो। और बात रही इसकी, तो अगर ये खत्म हो चुका है तो मैं इसकी स्टार बीट इसके अंदर से निकाल लेती हूँ। जो सुन के अपनी शू भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम अगर इसे एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे इसके अंदर से तो जो मोस्टर है वो इसे ले जाएंगे आके हमारे बाद। पर यह सुन के शाओ की फटके चार हो जाती है और वो कहता है कि ये लड़कियां बस 18 साल की और ये एक इंसान के अंदर से उसकी पल निकालने वाली, कितनी बड़ी साइको है ये। पर शू कहती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि जो शेमन है वो यहाँ पे मर चुका और उसके पीछे यहाँ पे व्हाइट घोस्ट भी आएंगे। अपना शाओ भी कहता है कि हाँ ठीक है। और जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें वो बचे हुए लोग भी मिलते हैं जिनका काम तमाम हो चुका होता है। और ये देख के शाओ भी कहता है कि इन सब की तो ऐसी की तैसी हो चुकी है और कितना घटिया नजारा ये मैं नहीं देख सकता। शू कहती है कि जो इनका भी हाल हुआ है उसमें इन्हीं की गलती है, क्योंकि जब ये लोग व्हाइट शेमन के बच्चे को लेके भागे थे तो उसके ऊपर उसके क्लेन का मार्क होता है, जिससे वो बेशक कहीं भी चले जाए व्हाइट शेमन उसके पीछे ही लगे रहेंगे। पर अगर ये उसे गिरा देते या छोड़ देते तो ये लोग सरवाइव कर पाते। और जो इन्होंने यहाँ पे लालच की उसका इन्हें अंजाम मिल गया। यान कहती है कि इनके पास मुझे कुछ ही पल मिली, लगता है कि इन्होंने हंटिंग नहीं की। शू कहती है कि ऐसा नहीं है, जब ये लोग उनसे बच के भाग रहे थे तो शायद से अपने को बचाने के लिए इन्होंने पल्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा कि ये लोग वहां से बच के निकल सके। पर शाओ यान के पास आके कहता है कि क्या मैं ह्यूमन स्टार पल को देख सकता हूँ। यान कहती है कि ये एक ह्यूमन कोर्प्स के अंदर से निकाली गई, तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। शाओ कहता है कि नहीं, पर ये दिखने में मोस्टर जैसी पल की जैसी है बिल्कुल, पर इसमें बस यही डिफरेंस है कि हम इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते पर वह भी सिस्टम उसे डिटेक्ट करने लग जाता है। जो देख के शाओ कहता है कि ये नहीं हो सकता, मुझे तो कहा गया था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है एक ह्यूमन की स्टार पल को एब्जॉर्ब करना। और जो सिस्टम होता है वो उसे डिटेक्ट करके उसके अंदर की जो स्किल्स हैं वो बताता है। इसके अंदर यहाँ पे फ्लेम मार्क, एक्सप्लोसिव फ्लेम, ये दो होती है, इन्हें मर्ज कर सकता है। और इसके बाद यहाँ पे चिम और मार्किंग सील होती, ये हीलिंग टाइप की ये दोनों, और इन्हें भी ये मर्ज करके एब्जॉर्ब कर सकता है। जो बढ़कर शाओ कहता है कि मेरा करंट फेस यहाँ पे स्टार डस्ट चल रहा है तो मेरी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है और इसीलिए मैं एक स्लॉट के अंदर बस 2 स्किल को रख सकता हूँ। और मेरे को यहाँ पे 2 मिले, चिम और मार्किंग स्किल, और ये दोनों यहाँ पे ग्रुप हीलिंग टाइप की एबिलिटी है यानी कि स्किल्स, और ये मेरे लिए परफेक्ट चॉइस होने वाले हैं। और फिर वो कहता है कि यान मैंने सेंस किया कि इसके अंदर 2 तरह की हीलिंग टाइप की स्टार स्किल्स है और मेरे को लगता है कि मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जो सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और शू कहती है कि क्या तुम स्टार स्किल को एक ह्यूमन स्टार पल के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यान कहते हैं कि तुम वो कर पा रहे हो जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, पर क्या इसके अंदर कोई और स्किल है। और ये सुन के अपना शो दिल में कहता है कि मेरे को ये सच अपने अंदर ही छुपा के रखना पड़ेगा कि मेरे पास एक स्टार मैप है जिससे मैं स्किल्स देख सकता हूँ। पर फिर वो उन्हें कहता है कि प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे बस एक हीलिंग टाइप की स्टार स्किल को ही सेंस कर सकता हूँ और मैं बस तुम दोनों की वजह से इतना सारा कर पाया हूँ। और एक टीममेट होने के नाते और ग्रुप का जो इंटरेस्ट है उसे शेयर करने के और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ये जो स्टार पल है ये यान को देनी चाहिए। पर यान कहती है कि इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है, तो जल्दी से इसे एब्जॉर्ब करो और अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिला तो फ्यूचर के अंदर मैं तुम्हें और दिलाऊंगी ऐसी चीजें। और शाह भी वैसा ही करता है, उस पल को एब्जॉर्ब करने लगता है। पर इस बार जो उस पल की एनर्जी होती है वो काफी इंटेंस होती है जिसकी वजह से वो दोनों भी उसे सेंस कर पा रही होती है। और यान कहती है कि ये चिम और मार्किंग स्किल है, ये लड़का यहाँ पे किस लेवल के ऊपर है, क्या क्या कर सकता है। पर फिर हमें लेकर जाया जाता है गार्डन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पे जहाँ पे इन दोनों का घर होता है। और जो अपना शाह होता है वो शू को कहता है कि ठीक है मैं अपने रूम में जाना हूँ क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ। और जो शू होती है वो अपने मॉम डैड की तस्वीर को देख के कह रही
होती है कि हम दोनों वापस आ चुके सेफली। और इस स्नो फील्ड की ट्रिप के अंदर जो शाओ है वो काफी मेच्योर हो चुका है। और क्या आप दोनों को पता है कि जो शाओ है वो एक नेचुरल बोर्न जीनियस है, क्योंकि जो उसकी तीनों स्लोट्स है उनके अंदर ये दो स्किल्स रख सकता है। पर वापस शाओ के कहता है कि मैं रूम देखने के बाद शावर लेने जाऊंगा, तो तुमने अगर फ्रेश होना है तो तुम जाके हो जाओ, मेरे टाइम पे छापा वापा मत मारना। और उसके जाने के बाद वापस से शू कहते हैं कि मॉम डैड शाओ आप जैसा ही अवेकन बन रहा है और उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे फिक्र है कि क्या मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। पर जो शाओ होता है जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है तो वो उसे देख के कहता है कि कितना गंदा रखा हुआ है इस ओरिजिनल ओनर ने, क्या उसे यहाँ पे बदबू वगैरह नहीं आती? अगर ऐसी जगह पे मैं रहूं तो मैं तो मर ही जाऊं। और अपना लोंडा 3 घंटे लगा के अपना रूम बिल्कुल चकाचक साफ सुथरा कर देता है हर एक कोने से। पर मैं अगर कहूँ तो मेरा रूम अभी इससे भी गंदा पड़ा हुआ है, छोड़ो यार जो भी हो। और रूम साफ करने के बाद शाओ काफी खुश हो जाता है और आराम से लेट जाता है। पर फिर वो वापस उठ के कहता है कि सबसे पहले मेरे को पिछले ओनर के यहाँ पे काले चिट्टे के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि उसने किया क्या किया। और फिर वो जाके पीसी ऑन करता है और एक वीडियो चलाता है जहाँ पे शाओ अपना इंट्रो दे रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस बंदे का नाम यहाँ पे याद रखना, मैं आज अवेकन बना पर फ्यूचर के अंदर जाके मैं इस पूरी जगह का रूलर बनने वाला हूँ। पर सबसे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। यहाँ पे माँ बाप तो मजाक में कहते हैं ना कि हम तुम्हें कचरे से उठा के लाए अपने बच्चों को, पर मेरे माँ बाप वो सच में मुझे कचरे से ही उठा के लाए थे। और मेरी मॉम का नाम है जियांग होंग ये, और ये एक प्रॉपर नाम है एक इंसान के लिए। पर मैं तुम्हें अपने नाम की स्टोरी बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो उसके अगले दिन जो मेरे मॉम का कुत्ता था वो मर गया था, जिसका नाम था शाओ पी। और उसका नाम जिंदा रखने के लिए मेरी मॉम ने मुझे उसका नाम दे दिया। जो सब सुन के अपना करण शाओ कहता है कि क्या पागल बंदा था ये, एक नाम को इतना लंबा ले गया। पर वही वहाँ पे कोई गेट खड़काता है जो कि अपनी शू होती है और वो कहती है कि शाओ आ जाओ खाना खाने। पर एक मिनट, ये क्या है, तुम्हारा रूम यहाँ पे कब से इतना क्लीन होने लग गया? अपना शाओ कहता है कि बस आज ही मैंने यहाँ पे किया। और फिर वो लोग भी वहाँ पे खाना खाने चले जाते हैं और खाने को देख के अपना शाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। बेचारे ने पूरी जिंदगी के अंदर बस एक रूम के अंदर बंद होकर नूडल्स ही खाए थे। पर जो शू होती है वो कहती है कि जो यान है वो यहाँ पे आती होगी तुम्हें पिकअप करने के लिए, और 5 दिन लगातार वो तुम्हें यहाँ पे एक मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग देंगे। जो सुन के शाओ कहता है कि मिलिट्री टाइप की, ये नहीं अच्छा होगा कि हम लोग एक दिन का ऑफ लेके एक दिन यहाँ पे ट्रेनिंग करें, ये ज्यादा इफेक्टिव होगी। शू कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुमने बाद में जाकर मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है जिसके अंदर तुमने पार्टिसिपेट करके एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और उसी के बाद तुम यहाँ पे क्वालिफाई हो पाओगे हमारी टीम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। पर अभी के लिए तुम खाना खा के जाके थोड़ा सा आराम भी कर लो। और ये सब सुन के अपना शाओ कह रहा होता है कि यहाँ से निकलने से पहले मुझे वो ब्लॉग डिलीट करने पड़ेंगे वरना मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। छी तू कैसी वीडियो थी वो। और शू भी उसे खाना सर्व करती है। अपना शाओ जैसे उसे खाता है तो वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि काफी टाइम बाद उसे यहाँ पे घर के खाने की फील मिली थी और वो उसे खत्म ही कर देता है, सारे खा लेता है। पर फिर अच्छे बच्चों की तरह कहता भी है कि तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम कर लो, मैं जाके सारी डिशेस को साफ कर देता हूँ। जो सुन के अपनी शू भी खुश हो जाती है और जो शाओ होता है वो भी जाके बर्तन धोने लग जाता है सीटियां मारते हुए। और जैसे ही वो साइड से टॉवल उठाता है तो उसकी नजर वहाँ पे फ्रिज पे लगी तस्वीरों पे पड़ती है और उन्हें वो जैसे ही गौर से देखता है तो कहता है कि अपनी शू यहाँ पे जब छोटी थी तो वो काफी ज्यादा क्यूट थी और जो उसके डैड है वो भी काफी हैंडसम और एलिगेंट दिखते हैं। और मेरे यहाँ पे ट्रांसमिग्रेट होने से 1 साल पहले ही इनके पेरेंट्स डिसअपियर हो गए थे, मतलब मरे वरे नहीं है अभी तक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं आगे फ्यूचर के अंदर उनसे कभी मिलूंगा। और फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि ठीक है शू, तो मैं जा रही हूँ शाओ को यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए लेके आओ, और वापस इसके आने की कोई वारंटी में नहीं देती। और जाते जाते भी वो लड़ रहे होते हैं कि यार मेरी यहाँ पे गर्दन तो मत पकड़ो। यान कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं से तमीज से बात करो। शाओ कहता है कि तुम बस मेरे से 2 साल बड़ी हो तो यहाँ पे इतना क्या एटीट्यूड दिखा रही हो यार। पर ऊपर बिल्डिंग से कोई उनके ऊपर नजर रख रहा होता है जो कि यहाँ पे अभी के लिए एक अननोन बंदा होता है। और जो यान होती है वो अपने घर पहुंच जाती है और घर पे आते सार ही वहाँ पे उसे एक बंदा मिल जाता है जो कि कहता है कि हेलो मिस यान। यान बताते हैं कि इसका नाम ली जी है और ये तुम्हारे यहाँ 5 दिनों के लिए कोच होने वाला है और यही तुम्हें वही स्पेशल ट्रेनिंग देने वाला है इन 5 दिनों के अंदर के तुम यहाँ पे वो मिलिट्री ट्रेनिंग को पास कर पाओ और तुम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर सिलेक्ट हो पाओ। पर हमारी प्रायोरिटी ये नहीं कि तुमने फर्स्ट प्लेस लेना है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि तुमने प्रूव करना है कि तुम्हारी भी यहाँ पे वैल्यू है और जो स्कूल के लीडरशिप है उन्हें भी तुम्हें नोटिस करना चाहिए, समझे ना। शाओ भी डरते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया। यान उसका मोबाइल लेते हुए कहती है कि ठीक है, तो इन 5 दिनों के लिए ये
तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी ट्रेनिंग से दूर होने वाला है और मैं जा रही हूँ इसे लेके, और तुम्हारा खाना वाना सब टाइम पे मिल जाएगा, तो बाय। और फिर हमें दिखाया जाता है यान को बात लेते हुए, और जो उसका बाथरूम होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तुम देख के भी अंदाजा लगा सकते हो। पर जैसी वो बात लेके नीचे आती है तो उसकी नजर जाती है शाओ के मोबाइल के ऊपर, यानी कि फोन पे, और उसके दिमाग में कोई शैतानी ख्याल आता है। पर फिर हमें शू को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है, और जैसी उससे फारिग होती है तो वो कहती है कि यहाँ पे जो मेरा भाई है वो भी ट्रेनिंग के अंदर लगा होगा, तो शायद से मुझे उसका कोई अपडेट वगैरह आया हो। पर जैसे ही वो अपना फोन चेक करती है तो वहाँ पे कोई अपडेट आया होता है पर एक पोस्ट। और जैसे ही वो उसे ओपन करती है तो वहाँ पे शाओ कह रहा होता है कि ये देखे यान की लातें कैसी प्यारी है, जो देख के अपनी शू को भी यहाँ पे गुस्सा आता है कि ये लड़का ट्रेनिंग की जगह कर क्या रहा है। पर फिर हमें बताया जाता है गाओ जुन वी के बारे में, जो कि अपना शाओ ही बता रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे 25 स्लॉट्स स्टार अवेकन है, और इसका स्टार में भी यहाँ पे इसकी टैंक ब्लेड है, और इसके पास 2 ब्रॉन्ज की स्किल, 3 सिल्वर की स्किल और 1 गोल्ड की स्किल है, और ये बंदा यहाँ पे एक पावर हाउस की तरह है, और ये यहाँ पे बिल्कुल शू और यान की तरह स्ट्रॉन्ग भी है, और ये एक 3rd ईयर हाई स्कूलर है, और मैं एक 1st ईयर होने के बाद भी इसे चैलेंज करने वाला हूँ, और मैं एक पहला लौता बंदा होने वाला हूँ जो कि ऐसा करेगा। पर अगर मुझे ये करना है तो मेरे को यहाँ पे चैंपियन बनना पड़ेगा 1st ईयर की मिलिट्री ट्रेनिंग शोकेस के अंदर, और मुझे उस पर 1st पोजीशन किसी भी तरह हासिल करनी पड़ेगी। और अपना लोंडा यहाँ पे कर रहा होता है कल्टीवेशन, और सिस्टम भी कहता है कि आपकी स्टार पावर ट्रिगर हो चुकी है, और यहाँ पे इसका इफेक्ट ये है कि आपकी यहाँ पे स्पीड, स्टार पावर की इंक्रीज हो चुकी है, कंडेंशन की और रिकवरी की, और इसका स्टार डस्ट का फेस भी लेवल 4 पे चला गया होता है, जो देख के शाओ खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्र है यहाँ पे लेवल अप तो हुआ ना। पर वह भी उसका खाना आ जाता है, और वो होता है सैलेड जो कि यान ने भेजा होता है, और दिल पे पत्थर रख के वो उसे खा भी लेता है, और कह रहा होता है कि कैसा गंदा टेस्ट है यहाँ पे, इससे अच्छे तो मेरे वो पिछले लाइफ के नूडल थे, मुझे वो ज्यादा मिस आ रहे हैं, और बस मैं हर कुछ दे रहा हूँ कि मैं उनकी टीम को ज्वाइन कर पाऊँ किसी तरह। और ये देख के ली भी कह रहा होता है कि ये लड़का सुबह 4 AM से रात के 9 PM तक ट्रेनिंग करता रहता है, और ये ना ही इसमें कोई एक्टिंग करता, ना ही थकान का कहता है, ना ही कुछ कहता है, ना ही कोई बहाना बनाता है, हर रोज ये उठ के खुद ही करता है सब। और ये बस 16 साल का है, पर ये डेली अपने को पुश ओवर करता रहता है और अपने लिमिट्स को पास करने की कोशिश करता है, और अगर इसकी जगह यहाँ पे कोई होता तो वो बिल्कुल पागल हो जाता, पर इसकी वजह से मुझे भी ये खाना पड़ रहा, मुझे अपने बारबेक्यू याद आ रहे हैं। पर फिर हमें दिखाई जाती शिया फैमिली का रेजिडेंस, वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है गुस्से में कि क्या तुमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, तुम कह रहे हो कि वो अपने घर पे एक लड़का लाई और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और ये होता है यान का फादर शान हाई, और पीछे उसकी मदर होती है शिया जियोन, और ये देख के वो कहती है कि तुम यहाँ पे इतना गुस्सा किस चीज का कर रहे हो। शान हाई कहता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पे घर पे किसी लड़के को लाई, जो सुन के उसकी मदर खुश हो जाती है, और वो कहती है कि क्या वो किसी रिलेशनशिप में, ये तो अच्छी बात है, और वो लड़का कौन है, वो दिखता कैसा, और उसका नाम क्या है। शान हाई कहता है कि तुम मुझसे पहले भी मिल चुकी हो, वो शाओ है हान फैमिली से, जो सुन के उसकी मदर कहती है कि हाँ तुम यहाँ पे इस रिलेशनशिप को कभी भी अप्रूव नहीं कर सकते, जल्दी से जाके उन्हें रोको। शान हाई कहता है कि अबे मैं कभी प्रूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी इन दोनों को रिलेशनशिप के अंदर नहीं चाहता, और ये देखो यहाँ पे 5 दिन हुए उसे आए हुए, और वो हर रोज उसके बारे में यहाँ पे पोस्ट किए जा रहे हैं, कैसा घटिया लड़का है। यान की मदर कहती है कि तुम इंतजार किस चीज का कर रहे हो, कि वो बच्चे कर लें, जाके उन्हें रोको ना, यहाँ पे बैठे किस चीज का। और फिर हमें दिखाया जाता है यान का घर, जहाँ पे अपना शाओ अपने ली के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है पंचेस की। ली कह रहा होता है कि थोड़ा सा और तेज, और इतना तुम अगर सॉफ्ट मारोगे तो वहाँ पे एनिमीज को कैसे हराओगे। और ये सुन के शाओ उसकी तरफ एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ली पीछे जाता है, और वो कहता है कि ये वाला मस्त था, ये हुई ना बात। अपना शाओ भी कहता है कि शुक्रिया ट्रेनर। और फाइनली मैंने अपनी स्टार पावर को यूज करे बगैर इसके डिफेंस को पूरा हिला के रख दिया, और ली उसके पास आके कहता है कि ये हुई ना स्पिरिट लड़के, और ऐसा ही तुम यहाँ पे करते रहो, और एक दिन जो तुम यहाँ पे पाना वो तुम पालोगे। पर वही वहाँ पे एक और लेडी आती है, और वो कहती है कि तुम दोनों जरा मेरी बात सुनोगे। ली कहता है कि आंट जाओ, इतने सुबह सुबह आप डिनर लेके आ गए। पर आंट जाओ के पीछे से आता है शान हाई, और उसे देख के अपना जो बंदा होता है शाओ, वो कहता है कि ये बंदा कौन है। पर फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आंट जाओ दरवाजा जिसे खोलती तो शान हाई आ जाता है, और वो कहता है कि मेरी बेटी कहाँ पे। आंट जाओ बोलती है कि वो 2 दिन से यहाँ पे शू के साथ गई हुई है स्नो फील्ड। शान हाई कहता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनने लगे, और हान की लड़की यहाँ पे सबसे अच्छी है, उसका मेरे को फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। पर यहाँ पे अभी तक घर में कुछ चेंजेस नहीं आए पिछले दिनों के अंदर। हानजाओ कहती है कि मैं एक और बात बताना भूल गई, 4 दिन पहले मिस यान यहाँ पे एक लड़के को लाई थी घर के अंदर, और उसने उसे सीधा बेसमेंट के अंदर भेज दिया, और वो लड़का अभी तक वहां से नहीं आया। जो सुन के शान हाई कहता है कि हाँ ये तो इलीगल काम कर रही है यहाँ पे।
पे, और यहाँ पे उसने बेसमेंट के अंदर उस बेचारे लड़की को बंद किया हुआ है। बेशक शाओ यहाँ पे अच्छा नहीं और उसका बिहेवियर यहाँ पे इतना अच्छा नहीं, पर फिर भी वो मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड का यहाँ पे बेटा है, ये मैं कभी नहीं करने दे सकता उसको। और ये किस तरह का रिलेशनशिप है यार। आन जाओ कहती है कि हाँ मैं एक और बात बताना भूल गई, उस लड़के को यहाँ पे मिस यान ने एक प्राइवेट कोच दिया, उसके साथ वो लड़का हर रोज ट्रेनिंग कर रहा होता है, और जब भी मैं उसके लिए खाना लेके जाती हूँ तो वो बेचारे यहाँ पे पसीने में भीग रहा होता है पूरा। जो सुन के शान हाई और शौक हो जाता है कि शाओ कब से ट्रेनिंग करने लग गया। आन जाओ कहती है कि अभी वैसे भी उनके खाने का टाइम हो चुका है, तो आप मेरे साथ चल के देखते हैं क्यों नहीं कि वो लोग कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अपना शान हाई भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। और मेरे सूत्रों ने ये बताया था कि वो लड़के को घर पे लाई, पर ये नहीं बताया कि उसे एक प्राइवेट कोच भी दिया और वो लोग ट्रेनिंग वगैरह करें, और फिर हमें वापस एक करंट में लेके जाए जाते हैं जहाँ पे शान हाई और शौक होता है और वो कह रहा होता है कि सीरियसली तुम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो। और शाओ को भी इसका नाम आता है पिछले होस्ट की मेमोरी से, और वो कहता है कि अंकल शिया अब यहाँ पे कर क्या आ रहे हैं। शान हाई कहता है कि कुछ नहीं बस देखने आया था, और मैं ये 10 साल से तुमसे नहीं मिला पर फिर भी तुम्हें मेरा नाम याद है, ये कमाल की बात है लड़के। और चलो आज मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रेक दिलाता हूँ, वैसे 10 सालों से मैं तुमसे मिला भी नहीं, तो आज यहाँ पे सही से बातचीत भी कर लेते। शाओ कहता है कि अंकल इतना क्या करने की जरूरत है, आप अपने को तकलीफ क्यों दे रहे हैं। और अपना शाओ धीरे धीरे में कहता है कि बेशक यहाँ पे इसकी पर्सनैलिटी इनके सामने बुरी हो, पर जो फैमिली के रिलेशनशिप थे वो काफी इनके साथ अच्छे थे। और ऐसे ही करते करते वहाँ पे शाम हो जाती है। ओरली काफी दिनों बाद बाहर आया होता है और वो भी कह रहा होता है कि मेरे को आज बस किसी भी हाल में बारबेक्यू खाना है, तो आंटी यहाँ पे आज मेरे लिए खाना वाना मत बनाना क्योंकि हम बाहर से ही खा के आएंगे। और ये सुन के शाह भी कहता है कि मुझे भी बारबेक्यू खाना है, मैं भी खाऊंगा। और फिर वो लोग सीधा पहुंच जाते हैं बारबेक्यू खाना, और उसे देख के अंकल शान हाई भी कहता है कि शाह तुम यहाँ पे काफी बदल चुके हो, और अगर तुम्हारे पेरेंट्स को ये पता चले तो वो लोग भी काफी खुश होंगे। और ये सुन के अपना शाह धीरे दिल में कहता है कि ओरिजिनल होस्ट की मेमोरीज के अंदर उसके पेरेंट्स के बारे में इतना कुछ नहीं, तो मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता। और फिर वो कहता है कि अंकल शान हाई जो लोग यहाँ पे मिस हो गए थे अल्टरनेट डायमेंशन के अंदर, क्या वो कभी वापस आए। अंकल कहता है कि किसको भी पता कि यहाँ पे सब चल क्या रहा है, और उस डायमेंशनल गेट का अपीयर होना है उसके अंदर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और उसे भी अभी तक हम लोग बिल्कुल सही से अनकवर नहीं कर पाए। और तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी मिशन के अंदर थे क्योंकि वो यहाँ पे एक तरह से सीनियर्स थे उसके अंदर, उन्हें उस चीज के बारे में काफी कुछ पता था, पर वो लोग कभी भी वापस नहीं आ पाए। अंकल शिया हमें इसकी स्टोरी भी बताते हैं कि जब इस प्लेनेट के ऊपर ये डायमेंशनल गेट खुलना शुरू हुए थे, तो ये देख के यहाँ पे एक ग्रुप को बनाया गया था कि वो लोग इन अल्टरनेट डायमेंशन के अंदर जाके इन्हें इन्वेस्टिगेट करे, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें नाम दिया था पियोनियर्स कोर। और इस टीम को बनाया गया था मिलिट्री फोर्सेस से और न्यूट्रलाइज किया गया था फॉरेन ऑपरेटिव से। और जब भी यहाँ पे कोई नया डायमेंशनल गेट अपीयर होता था तो यही वो टीम होती थी जो अंदर जाके देखती थी कि उसके अंदर यहाँ पे क्या खतरा और क्या चीजें। और ये लोग जानना चाहते थे कि उस जगह के अंदर किस तरह के रिसोर्सेज होते थे, वहाँ पे क्या मटेरियल्स होते थे, और क्या वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और अंदर कैसे क्रिएचर्स होते थे, वो क्या ज्यादा खतरनाक कि क्या ज्यादा एग्रेसिव, और क्या वहाँ पे कोई ह्यूमन सर्वाइव भी कर सकता है या फिर वो ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से बियॉन्ड ही है, और क्या वहाँ पे हम ह्यूमंस अपने एरिया वगैरह बना सकते हैं, क्या हम वहाँ पे किसी तरह जा सकते हैं या फिर उसे हम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करें। और रिसेंटली तुम यहाँ पे स्नोफील्ड होके आए हो ना, तो तुम्हें उसका पता होगा, पर वो जगह हमेशा से पब्लिक के लिए ओपन नहीं थी। यहाँ पे पहले पियोनियर्स को वहाँ भेजा गया, काफियों ने अपनी जान गंवाई, काफियों ने अपना वहाँ पे खून बहाया, काफियों ने अपनी फैमिली को खोया। और पियोनियर्स सबसे खतरनाक टीम होने के साथ सबसे बहादुर भी हैं, और जो तुम्हारे पेरेंट्स थे वो भी इन्हीं के अंदर से थे, तो तुम्हारे पास यहाँ पे काफी अच्छे रोल मॉडल्स हैं, और इसीलिए तुम्हारे पास यहाँ पे एक वजह बन जाती है कि तुम यहाँ पे वर्क हार्ड करो। पर शाह पूछता है कि अंकल क्या आप बताएंगे कि वो कौन सा अल्टरनेट डायमेंशन था जहाँ पे मेरे पेरेंट डिसअपियर हुए थे। जो सुन के अंकल शिया जरा शौक हो जाते हैं, पर कहते हैं कि मैं तुम्हें उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, पर उसका नाम बता सकता हूँ, और उस जगह का नाम है ड्रैगन लायर। पर उससे पहले तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इतना कि तुम वहाँ पे जाके उन सबको वापस ला पाओ जो कि वहाँ पे खो चुके हो। और ये सुन के अपना शाह थोड़ा सा चुप हो जाता है, पर अंकल शिया कहते हैं कि एक और बात, तुम्हारा स्कूल यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर शुरू होने वाला है ना। शाह कहता है कि हाँ कल ही शुरू होने वाला है, और यान मेरे को वहाँ पे लेके जाएगी। अंकल कहते हैं कि यान ने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग नहीं लगा दी। शाह कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने तो मुझे काफी अच्छे तरीके से ट्रीट किया, पर इतनी इंटेंसिटी मैंने यहाँ पे खुद
खुद से मांगी थी कि मेरे को इस तरह ट्रेनिंग करनी है। और ये सुन के अंकल शाओ कहता है कि मैंने यान के अगेंस्ट यहाँ पे पूरा बोला भी नहीं, पर ये उसे पहले डिफेंड करना शुरू हो गया। और देखो लड़के, तुम यहाँ पे बड़े हो चुके हो और मुझे पता है कि तुम एडल्ट्स के मामले में मेरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए, पर अभी के लिए तुम्हें यहाँ पे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए। शाओ कहता है कि क्या बात कर रहे, रिलेशनशिप? मेरे को समझ नहीं आई कि आप मेरे को कहना क्या चाह रहे हैं। जो सुन के अंकल शाओ कहते हैं कि तुमने यहाँ पे ब्लॉग अपडेट किए थे और तुम यहाँ पे हर रोज बता रहे थे कि तुम यहाँ पे किस तरह यान से मिले, किस तरह तुम्हारी लव लाइफ चल रही है, ये सब, और अब तुम ऐसे दिखा रहे हो कि तुम यहाँ पे कुछ जानते भी नहीं। अपना शाओ कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता अंकल, क्योंकि मेरे काफी दिनों से, जब से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वब से मेरा मोबाइल यान के पास है। और ये सुन के अंकल भी शौक हो जाते हैं। पर फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है जो कि इसका लास्ट दिन होता है, और यहाँ पे ये वापस से कल्टीवेशन कर रहा होता है, पर इस बार ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और शाह हमें बताता है कि लगता है कि लेवल 5 पे जाने के लिए मेरे को स्मॉल बोटल नेक को तोड़ना पड़ेगा, और हर 5 लेवल पे ये लगी होगी, और इसीलिए मेरे को यहाँ पे अपने थोड़े बहुत पॉइंट को बचा के रखना पड़ेगा कि मैं उसे ब्रेक थ्रू बाद में कर पाऊँ। और ली भी उसके पास आगे कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पे काफी ओवर अचीव कर चुके अपनी ट्रेनिंग को, तो मेरा यहाँ से टाइम है निकलने का और अगले क्लाइंट के पास जाने का, और अगर नसीब में मिलना लिखना हुआ तो जरूर मिलेंगे। शाओ भी कहता है कि हाँ ठीक है जरूर हम वापस मिलेंगे। और उसी के बाद वहाँ पे आ जाती है अपनी शो, और अपनी शो कहती है कि तो बताओ कैसी गई तुम्हारी ट्रेनिंग। पर शाओ पूछता है कि तुम इतनी जल्दी स्नोफील्ड से वापस आ चुकी हो। अपनी शो कहती है कि हाँ, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या लाई हूँ, और वो काफी सारी वहाँ पे पल्स लाई होती है, जो देख के अपना शाओ जरा हैरान हो जाता है। और वो कहता है भी कि आप मेरे लिए 4 व्हाइट खोज शेमन की पल्स लाई हो, और लगता है कि बिग सिस्टर ने यहाँ पे सबको वहाँ पे खत्म कर दिया होगा। अपनी शो कहती है कि क्या हुआ, ये काफी नहीं। शाओ कहता है कि काफी, यहाँ ये बहुत है, ये बहुत ज्यादा है, और सिस्टर बस मेरे लिए स्नोफील्ड गई थी कि वो मेरे लिए व्हाइट खोज शेमन की पल्स ला पाया। और आप कितनी अच्छी हो सिस्टर, और आपसे अच्छा यहाँ पे मेरे को इस दुनिया में कोई मिल भी नहीं सकता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी शो कहती है कि शाओ भी, तुम्हें मेरे को शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, पर पहले ये बताओ कि ये ब्लॉग्स का मामला क्या जो तुम हर रोज पोस्ट कर रहे थे यान के बारे में। और जैसे ही अपना शाओ उस ब्लॉग को देखता है तो वो कहता है कि ये औरत, ये क्या चीज है, और ये मैंने यहाँ पे पोस्ट नहीं किया, मेरा यहाँ पे शुरुआत से, ट्रेनिंग के शुरुआत से उसने फोन लिया हुआ था, और इसने यहाँ पे इन फोटोज को भी फोटोशॉप किया हुआ है, ये मैं कैसे अपलोड कर सकता हूँ। और ये औरत, ये यहाँ पे मेरे से बचेगी नहीं, इसने स्नोफील्ड जाने से पहले ने शेड्यूल पे लगा के किया था कि कोई इस पे शक ना करे। शो कहती है कि मेरे को लगा ही था कि ये सब होगा, पर जल्दी से तुम यहाँ पे इन पल्स को एब्जॉर्ब करो और देखो कि तुम यहाँ पे सिल्वर ग्रेड पे जाते हो या नहीं। अपना शो भी कहता है कि ठीक है जरूर करता हूँ। और अभी इसका करंट लेवल होता है लेवल 4 ब्लेसिंग और डिकॉय दोनों के अंदर। और शाह हमें बताता है कि जब हम उन लोगों से मिले थे तो उनके अंदर से मेरे को हीलिंग टाइप अवेकन से 2 पल्स मिली थी, और लगता है कि इसे यहाँ पे इन्हें एब्जॉर्ब करने का टाइम नहीं मिला होगा, इसीलिए मैंने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया था और मैं लेवल 4 पे चला गया था दोनों ब्लेसिंग और डिकॉय के अंदर। पर अब मेरे पास यहाँ पे इनफ पल आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे सिल्वर तक तो जा सकता हूँ। और फिर वो उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने थोड़े से स्किल पॉइंट भी यूज करता है, जिससे ये आराम से ब्लेसिंग और डिकॉय के अंदर सिल्वर ग्रेड के ऊपर चले जाता है। और यान भी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा यहाँ पे पूरा हो चुका है। और ये सुन के अपना शाओ हंसता है और अपनी ब्लेसिंग यूज करता है, जिससे अब यान को ऐसा फील होता है कि वो किसी गर्म से बीच पे आ चुकी है समर में। और यान को जिंदगी के अंदर ऐसी फीलिंग कभी नहीं मिली थी जो कि इसे अभी मिल रही है, और ये ऐसी फीलिंग को हमेशा हर बार 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 लेना चाहती है। और वो कहती भी कि तो ये होती है यहाँ पे एक सिल्वर ग्रेड के ब्लेसिंग की पावर। पर ये देख के शू कहती है कि तुम वापस से ठर की हरकतें करने लग गए। शाओ कहता है कि बस मैं टेस्ट कर रहा था और ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसे ही करते करते अगला दिन हो जाता है और हम बिन चेंग हाई स्कूल देखते हैं, जहाँ पे शू अपने शाओ को कह रही होती है कि देखो यहाँ पे तुम अकेले अवेकन नहीं होने वाले, वहाँ पे तुम्हें रेगुलर स्टूडेंट और अवेकन्स भी मिलेंगे, तो उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना, कोई उनके साथ मस्ती मजाक मत करना ज्यादा, और फाइट तो तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मत करना। और ये सुन के अपनी यान भी कह रही होती है कि जब से शाओ यहाँ पे मैच्योर बना है, शो ने यहाँ पे काफी बातें उसे शुरू कर दी। और लड़के तुम यहाँ पे जल्दी से जाके अपनी रिपोर्ट, तो हम यहाँ से निकलते हैं और हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं सीनियर ईयर में, तो जल्दी से वहाँ पे आ जाना। अपना शो भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पे दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। और फिर अपना शो अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ अब से मैं बस स्ट्रगल ही करता जा रहा हूँ, और मैं घूम फिर कर वापस स्कूल जा रहा हूँ कि मैं सीनियर ईयर में जा सकूं। पर यहाँ पे मैं सालों से स्कूल नहीं गया, तो अब मेरे को ये लोग वापस से हेल में भेजना चाह रहे हैं। काश मैं रिकारनेट होता किसी कॉलेज स्टूडेंट के अंदर, कम से कम मैं कॉलेज का स्टूडेंट तो होता यार। और फिर हमें डिसिप्लिनरी ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना शाह आया होता है और जो सर होता है वो कह रहा होता है कि तो तुम्हारे पास यहाँ पे 9 स्टार है और तुमने
तुमने बताया कि तुमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को इसलिए स्किप किया था कि तुम स्नोफील्ड में ट्रेनिंग के लिए गए थे। शाओ कहता है कि हाँ, और ये सुन के वो सर कहता है कि आजकल के लड़के यहाँ पे झूठ कितना बोलने लग गए, पर मैं तुम्हारे यहाँ पे स्टार मैप देखना चाहता हूँ। शाओ कहता है कि क्यों नहीं, और वो अपना स्टार मैप दिखाता है, जो देख के वो सर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे 3 स्टार स्किल्स हैं, और वो भी यहाँ पे ब्लेसिंग, एजूर फ्लैश और चीम में, पर तुम्हारे पास यहाँ पे आई कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रॉन्ज ग्रेड की होती है पर तुम्हारे पास सिल्वर ग्रेड की पड़ी हुई है, ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। शाओ कहता है कि ये वो स्टार पल्स थी जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ के गए थे, और जैसा मुझे शो ने कहा है कि मेरे को सारा ब्लेम मेरे पेरेंट्स के ऊपर करना है जिन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं। वो सर कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स? शाओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स 3 साल पहले एक मिशन पे गए थे पर अब तक वो कभी लौटे नहीं। वो सर कहता है कि तो तुम्हें स्नोफील्ड लेके कौन गया ट्रेन करने के लिए? शाओ कहता है कि मेरी सिस्टर शू। वो सर कहता है कि ओ, तो तुम उसके छोटे भाई और तुम हान फैमिली से आते हो, और तुम्हारे पेरेंट्स तो वो पियोनियर कोर्स थे ना, तो अब मुझे पता चला कि कैसे पॉसिबल है। पर एक मैं चीज सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे 9 स्टार स्लॉट वाला और इसके पोटेंशियल भी अभी काफी लो है, पर फिर भी इसके पास यहाँ पे 3 सिल्वर ग्रेड की स्किल्स हैं, और उनमें से 2 इसके पास हीलिंग टाइप की है, और अगर ये ज्यादा ग्रो नहीं करता तब भी ये काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और अभी इसे देख के यहाँ पे मैं जज कर ही सकता हूँ कि इस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और लड़के चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ। और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा कमेंट भी कर देना। और यहाँ पे इसके ना कुछ चैप्टर बचे हुए हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी ला सकता हूँ, और ये भी ऑन गोइंग है, इसके अगले चैप्टर भी आने वाले हैं, पर देखो ये चलती भी है या नहीं। पर जो भी हो हम तो यहाँ पे वेट करेंगे। और अगर तुम्हें मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए तो देन सब्सक्राइब।